नमस्कार साथियों, सभी लोगों का स्वागत है। निर्वाचन आयोग एवं राजनीतिक दल का भाग 2 आज हम लोग देखेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण है। भाग 1 आप लोग ज़रूर देखे होंगे, यदि नहीं देखे हैं तो उसे देखिए। चलिए प्रश्नों की ओर चलेंगे। निर्वाचन आयोग काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज का पहला प्रश्न है, भारत के प्रथम कार्यवाहक मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो भारत के जो प्रथम है कार्यवाहक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ध्यान रखिएगा, प्रथम कार्यवाहक मुख्य निर्वाचन आयुक्त वी.एस. रमा देवी। वी.एस. रमा देवी हैं जो प्रथम कार्यवाहक मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे हैं। 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में किस वर्ष से मनाने का प्रारंभ किया गया था? तो 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है क्योंकि भारतीय निर्वाचन आयोग जो है 25 जनवरी 1950 को बन के रेडी हुआ था। तो इसी को याद करने के लिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। कब से? 2011 से। 2011 से 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, 2011 से। चुनाव सुधारों से संबंधित समितियां, चुनाव को सुधार करने से संबंधित समितियां, पहला समिति है दिनेश गोस्वामी समिति, 1990 में बना था। वर्ष उतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि पूछा जाता है कि दिनेश गोस्वामी समिति किससे संबंधित है, या फिर ये पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी समिति है जो चुनाव आयोग से संबंधित है। तो दिनेश गोस्वामी समिति चुनाव आयोग से। ताराकुंडे समिति, ताराकुंडे ये भी चुनाव सुधार से संबंधित है। इंद्रजीत गुप्ता समिति और के संथानम समिति, ये 4 समिति ध्यान रखिएगा। दिनेश गोस्वामी, तो इसे ध्यान रख लीजिएगा, जब चुनाव आता है तो क्या करता है आदमी, दर दर पे जाता है और पूरा तारा जैसे घूमते रहता है। ताराकुंडे समिति और इंद्रजीत गुप्ता समिति के साथ में के संथानम समिति। इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998 में आया था। तो ये 4 समिति ध्यान रखना है, दिनेश गोस्वामी, ताराकुंडे, इंद्रजीत गुप्ता समिति और के संथानम समिति। ये चारों समिति चुनाव के सुधार से संबंधित है। वोट डालने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो ध्यान दीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। वोट डालने का उम्र 18 वर्ष जो किया गया, क्योंकि पहले जो है मतदान करने का उम्र 21 वर्ष था। 1989 में इसको 18 वर्ष किया गया। तो 21 वर्ष से 18 वर्ष मतदान की उम्र करने के लिए कौन सी समिति ने सिफारिश किया था? ताराकुंडे समिति। यही ताराकुंडे समिति है। यही क्या था, क्या ताराकुंडे समिति क्या किया था? 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष करने की सिफारिश किया था। यानी मतदान करने की उम्र 21 से 18 करने में कौन सी समिति ने सिफारिश किया? ताराकुंडे समिति। चुनाव आयोग द्वारा वोटिंग में वीवीपैट यानी वीवीपैट को कब अपनाया गया था? तो वीवीपैट को 2011 में अपनाया गया था। और याद ऐसे रख लीजिए, वी जब आप रीजनिंग बनाएंगे तो वी का वैल्यू होता है 22, फिर इसका भी 22 होता है। तो ये 22 तो 22 जो है 11 से जुड़ा हुआ है। तो ध्यान रख लीजिएगा, 22 किससे जुड़ा है? 11 से, चूँकि 11 इसका क्या हो जाएगा? आधा। तो चुनावों में जो है वोटिंग में वीवीपैट का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? 2011 से। पोलिंग स्टेशन से मतदान केंद्र की दूरी अधिकतम कितनी निर्धारित है? जो पोलिंग स्टेशन होता है, पोलिंग स्टेशन से मतदान केंद्र की दूरी अधिकतम कितनी निर्धारित है? 200 मीटर। 200 मीटर अधिकतम दूरी होनी चाहिए। पोलिंग स्टेशन से मतदान केंद्र की अधिकतम दूरी 200 मीटर है। ध्यान रखिए, 50 मीटर भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 100 मीटर भी हो सकता है, लेकिन 200 मीटर से अधिक दूरी नहीं हो सकता है। जो पोलिंग स्टेशन है, पोलिंग स्टेशन और मतदान केंद्र की दूरी के बीच अधिकतम फैसला 200 मीटर ही होनी चाहिए। 200 मीटर से कम हो सकता है लेकिन 200 से अधिक नहीं। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा का संपूर्ण चुनाव ईवीएम के माध्यम से किस वर्ष संपन्न करवाया? जो निर्वाचन आयोग है, लोकसभा का संपूर्ण चुनाव ईवीएम के माध्यम से किस वर्ष संपन्न कराया? 2004 में। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, शब्दों का यहाँ पे खेल है। संपूर्ण चुनाव जब आपको कहेगा कि लोकसभा का संपूर्ण चुनाव जो है ईवीएम के जरिए कब हुआ? 2004 में। मूल संविधान में वोट डालने की न्यूनतम आयु निर्धारित थी। तो मूल संविधान में 21 वर्ष था। इसको जो है 1989 में ताराकुंडे समिति की सिफारिश पे 18 वर्ष किया गया।
ईवीएम का पूरा नाम क्या होता है? ईवीएम का जो पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। वीवीपैट का पूरा नाम क्या होता है? वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रेल। ये सब पूछा जाता है बार बार, वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रेल। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में वीवीपैट का उपयोग करने का आदेश कब दिया था? सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में वीवीपैट का उपयोग करने का आदेश अप्रैल 2019 में। वीवीपैट आया है 2011 में, लेकिन सब जगह नहीं आया था, तो यहाँ पे वही कहा गया कि प्रत्येक विधानसभा में इसका उपयोग करना चाहिए 2019 में। किस राज्य में पूरा मतदान सर्वप्रथम ईवीएम से कराया गया था? तो पहला राज्य गोवा है, जहाँ पे पूरा का पूरा मतदान जो है ईवीएम के जरिए कराया गया था, गोवा। भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा मिला था? तो महिलाओं को वोट देने का अधिकार पहली बार भारत शासन अधिनियम 1919 था। तो इसी अधिनियम के तहत 1926 में जो है मतदान करने का अधिकार मिला। तो अधिनियम जो है यानी मतदान करने का अधिकार मिला था 1926 में, लेकिन इसका जो आधार था किस आधार पे दिया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के आधार पे। वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से चुनाव संपन्न होता है। वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से चुनाव संपन्न होता है लोकसभा व विधानसभा के सदस्यों का। आम चुनाव के लिए लोकसभा निर्वाचन का क्षेत्र किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? तो आम चुनाव के लिए लोकसभा निर्वाचन का क्षेत्र परिसीमन आयोग के द्वारा निश्चित किया जाता है। आम चुनाव कहलाता है लोकसभा एवं विधानसभाओं के 5 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण करने के उपरांत जो निर्वाचन चुनाव कराया जाता है, इसी को कहते हैं आम चुनाव। 5 वर्ष यानी अपना जो अवधि है कंप्लीट करने के बाद यदि चुनाव होता है तो वही चुनाव आम चुनाव कहलाता है। नेक्स्ट है, उपचुनाव द्वारा निर्वाचित व्यक्ति कितनी अवधि तक कार्य करेगा? काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रश्न अभी बीपीएससी के एएसओ में भी इस प्रश्न को पूछा गया था। तो यहाँ पे जो है ध्यान दीजिएगा, इसको वहाँ पे पूछा गया था, पंचायत से रिलेट करके पूछा गया था। तो उपचुनाव द्वारा जो निर्वाचित व्यक्ति हैं कितनी अवधि तक कार्य करेगा? शेष कार्य के लिए। ऐसे समझिए, कोई व्यक्ति यदि 2000 मान लीजिए 25 में निर्वाचित होता है और 2029 तक रहना है, इसको 2029 तक 25 से 29 तक रहना है, तो ये यदि बीच में मान लीजिए ये प्रतिनिधि का मृत्यु हो गया तो 27 में हो गया, 27 में हो गया तो 27 में कोई ना कोई दूसरा बनेगा उपचुनाव के माध्यम से। तो उपचुनाव के माध्यम से जो दूसरा बनेगा वो केवल 2 साल के लिए रहेगा, यानी 27 से 29 तक के लिए। तो शेष कार्यकाल तक के लिए ही जो है व्यक्ति जो उपचुनाव के माध्यम से चुना जाएगा शेष कार्यकाल के लिए कार्य करेगा, न कि पूरे के लिए। अगला है, वर्तमान में लोकसभा का क्रम संख्या। तो अभी जो है 18वीं लोकसभा चल रहा है, ये जो आपको 17वीं था 2019 से 24 था, अभी 18वीं चल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के उपयोग को कानूनी मान्यता किस वर्ष? ईवीएम को जो है कानूनी मान्यता 1989 में दिया गया था ईवीएम को। 2019 के लोकसभा चुनाव में कुल 543 सीटों में से 42 पे कराया गया था। एक चुनाव रद्द हुआ था तमिलनाडु राज्य की वेल्लोर सीट पे। ये अभी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में आप केवल इतना ध्यान रखिए, सी विजिल ऐप जो है, ये सी विजिल ऐप किससे संबंधित है? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा इस ऐप को बनाया गया था, सी विजिल ऐप को। चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ किया जाता है अधिसूचना जारी होने के बाद। अधिसूचना जारी होने के बाद जो है चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ होता है। और अधिसूचना जारी कौन करते हैं? केंद्र में राष्ट्रपति जारी करते हैं और राज्य में अधिसूचना जारी करने का अधिकार राज्यपाल के पास है। ऐसा राज्य जिसने चुनाव में नोटा के विकल्प का सर्वप्रथम प्रयोग किया। तो इसको ध्यान रखिएगा कि ऐसा राज्य कौन सा है जिसने चुनाव में नोटा के विकल्प को सर्वप्रथम प्रयोग किया है। तो नोटा के विकल्प को प्रयोग करने वाले प्रथम राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहां पे पहली बार नोटा के विकल्प को प्रयोग किया गया था और 2013 में। नोटा का विकल्प जो है, अभी मान लीजिए आपके क्षेत्र से यदि 5 उम्मीदवार खड़े हैं तो 5 तो रहेगा ही, छठा जो विकल्प रहेगा नोटा रहेगा। तो नोटा ये 2013 में आया था,
इस तरह से जब आप नोटा लिखेंगे, यदि याद रखने में कोई समस्या है तो याद रख सकते हैं। एन का कितना होता है वैल्यू 14 और ए का होता है 1, तो 14 में से 1 घटा दीजिए। 2013 में नोटा आया था और पहली बार नोटा का प्रयोग किया गया था छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में नोटा का प्रयोग पहली बार किया गया था। सरकार द्वारा लोकसभा में चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा कितनी रखी गई है? जो सरकार है, लोकसभा में चुनाव खर्च करने की अधिकतम सीमा 70 लाख रखी गई है। पहले ये 40 लाख था। 70 लाख तथा छोटे राज्यों के लिए 54 लाख। सरकार द्वारा लोकसभा में चुनाव खर्च करने का जो अधिकतम सीमा है ये 2014 में तय किया गया 70 लाख, छोटे राज्यों के लिए 54 लाख। विधानसभाओं के लिए चुनाव खर्च की सीमा क्या है? तो विधानसभा के लिए चुनाव के लिए 28 लाख। वो जो था संसद के लिए था, लोकसभा चुनाव के लिए 70 लाख, छोटे राज्य में 54 लाख, विधानसभा के लिए 28 लाख निर्धारित है अभी वर्तमान में। राष्ट्रपति द्वारा किस अधिनियम के तहत अधिसूचना जारी की जाती है? तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 14 के तहत। राष्ट्रपति के द्वारा किस अधिनियम के तहत अधिसूचना जारी की जाती है? तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 14। जो राष्ट्रपति चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करते हैं जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 14 के तहत। संसद अथवा विधायिका को निर्वाचन विवादों के निर्णय के लिए अधिकरण के गठन की शक्ति किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? तो संसद अथवा विधायिका को निर्वाचन विवादों के निर्णय के लिए अधिकरण के गठन 323 के ख में दिया है। राजनीतिक दल की विशेषता होती है, ये ऐसे संगठित समूह होते हैं जो एक समान दृष्टिकोण रखते हैं। राजनीतिक दल संवैधानिक रूप से राजनीतिक शक्ति प्राप्त करते हैं। राजनीतिक दल की विशेषता है, ये ऐसे संगठित समूह होते हैं जो एक समान दृष्टिकोण रखते हैं। राजनीतिक दल संवैधानिक रूप से राजनीतिक शक्ति प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है, भारत में किसी भी राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा प्रदान करने की शक्ति चुनाव आयोग को है और ये 25 जनवरी 1950 को बना था। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाते हैं 2011 से। राजनीतिक दलों को पंजीकृत करना एवं उन्हें मान्यता प्रदान करने का कार्य भारत के निर्वाचन आयोग का है। किसी राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए कम से कम कितने राज्यों में राज्य स्तर के दल का दर्जा प्राप्त होना चाहिए? तो कोई भी राजनीतिक दल है उसको राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तर का जो है दल का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। कम से कम 4 राज्य में यदि राज्य स्तर का दर्जा प्राप्त है तो राजनीतिक दल राष्ट्रीय स्तर पे बन जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द प्रभावित था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द जो है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से प्रभावित था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो राष्ट्रीय शब्द है ये किससे प्रभावित था? तो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया। कांग्रेस पार्टी से अलग होकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी जो है इसका गठन कब हुआ? 1999। कांग्रेस पार्टी 28 दिसंबर 1885 को बना था, ध्यान है होगा आप लोगों को। और ठीक ये 114 साल के बाद 114 साल के बाद कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ और ये जो विभाजित होकर के नया पार्टी बना इसका नाम है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी वो था और ये कर लिया राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी और ये बना था कब? 1999 में अलग हुआ था। दल बदल निरोधक अधिनियम किस तिथि को अधिनियमित हुआ था? तो ये 52वें संविधान संशोधन 15 फरवरी 1950 को आया था, ध्यान रखिएगा। यहाँ ये दल बदल जो है 10 में है और इसका जो डेट है 15 फरवरी 1985। दल बदल निरोधक अधिनियम किस तिथि को अधिनियमित हुआ था? 15 फरवरी 1985 को। कामराज योजना का उद्देश्य क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत बनाना। कामराज योजना जो आया था ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत बनाने के लिए आया था, कामराज योजना।
कामराज योजना किस लिए आया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत बनाने के लिए दल बदल निरोधक अधिनियम 15 फरवरी 1985 को अधिनियमित हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के गठन के बाद प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यानी बीजेपी जो है भारतीय जनता पार्टी, इसके गठन के बाद अटल बिहारी वाजपेयी प्रथम अध्यक्ष बने थे। और ये बीजेपी जो है भारतीय जनता पार्टी, इसका गठन 6 अप्रैल 1980 को किया गया था। बीजेपी का गठन ध्यान रखिएगा 6 अप्रैल 1980 में हुआ था और प्रथम अध्यक्ष बीजेपी के हैं अटल बिहारी वाजपेयी। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन है? तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। आम आदमी पार्टी ये राज्य स्तरीय पार्टी है। आम आदमी पार्टी क्या है? राज्य स्तरीय पार्टी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय दलों के रूप में मान्यता हेतु शर्तें। राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता के लिए क्या शर्त है? यदि किसी दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। यदि कोई पार्टी चाहता है कि उसको राष्ट्रीय दल की मान्यता मिले तो राज्य स्तर पे कम से कम 4 राज्य में मान्यता उनको हो पहले से प्राप्त होगा, तभी मिल पाएगा। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? यदि कोई दल लोकसभा अथवा विधानसभा के आम चुनाव में कम से कम 4 राज्यों में वैध मतों का 6% मत प्राप्त करता है तथा साथ ही वह किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा में 4 सीट प्राप्त करता है, तो जाके उसको राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का मान्यता मिल जाएगा। कंडीशन समझिए। यदि कोई दल लोकसभा अथवा विधानसभा के आम चुनाव में कम से कम 4 राज्यों में वैध मतों का 6% मत प्राप्त करता है तथा साथ ही वह किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा में 4 सीट 6%, कम से कम 4 राज्यों में 6% होना चाहिए, साथ में वह किसी राज्य या राज्य से लोकसभा में 4 सीट प्राप्त करता हो, तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल का मान्यता मिल जाएगा। जब कोई राजनीतिक दल लोकसभा के पिछले आम चुनाव में लोकसभा की 2% सीटें प्राप्त करता है तथा ये सदस्य 3 राज्यों से चुने गए हो। जब कोई राजनीतिक दल लोकसभा के पिछले आम चुनाव में लोकसभा की 2% सीटें प्राप्त करता है तथा ये सदस्य 3 राज्यों से चुने गए हो। भारत का निर्वाचन आयोग राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता तभी प्रदान करता है जब उपर्युक्त शर्तों में से किसी एक को पूरा करता हो। तो निर्वाचन आयोग तभी राष्ट्रीय राजनीतिक दल का मान्यता देंगे जब ऊपर जो अभी हम लोगों ने देखा उसमें से कोई भी एक शर्त को यदि वो पूरा कर रहा है तो दे दिया जाएगा। राज्य स्तरीय दल की मान्यता हेतु क्या शर्त है? किसी राजनीतिक दल को राज्य स्तरीय या क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है जब वह इनमें से किसी एक को पूरा करेंगे। अब देखिए, यदि किसी दल ने राज्य के विधानसभा के आम चुनाव में कुल वैध मतों का 6% मत प्राप्त किया हो तथा 2 सीटें प्राप्त की हो। जो राज्य के विधानसभा के चुनाव होते हैं तो कुल वैध मतों का 6% प्राप्त हो जाना चाहिए, साथ में 2 सीट प्राप्त हो, तभी उसको राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिलेगा। कोई दल लोकसभा के आम चुनाव में कुल पड़े वैध मतों का 6% मत तथा लोकसभा की 1 सीट राज्य स्तर पे मत राजनीतिक दल का मान्यता प्राप्त करने के लिए यदि कुल वैध मतों का 6% साथ में 1 लोकसभा का सीट है तो भी मिल जाएगा। किसी दल के विधानसभा चुनाव में 3% सीटें अथवा 3 सीटें जो भी अधिक हो प्राप्त करता हो, 3% सीट या फिर 3 सीटें जो अधिक हो यदि प्राप्त करता है तो मिल जाएगा। लोकसभा अथवा विधानसभा के आम चुनाव में कुल पड़े वैध मतों का न्यूनतम 8% मत प्राप्त यदि करता है तब भी मिल जाएगा। लोकसभा अथवा विधानसभा के आम चुनाव में कुल पड़े वैध मतों का न्यूनतम 8%। अगला है, यदि लोकसभा प्रत्येक 25 सीटों में से किसी दल ने 1 सीटें जीती हो अथवा राज्य के अनुरूप निर्धारित संख्या का हिस्सा प्राप्त हो फिर भी उसको मिल जाएगा। नेक्स्ट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा गठित दल है समता सैनिक दल। समता सैनिक दल का जो है संस्थापक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के संस्थापक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन 2 दलों में सीपीआई और सीपीआईएम में किस वर्ष हुआ? जो भारतीय साम्यवादी दल था इसका विभाजन
दो दलों में हुआ, सीपीआई में और सीपीआईएम में 1964 में। क्या भारत में अस्थाई दलीय व्यवस्था है? तो भारत में अस्थाई दलीय व्यवस्था नहीं है और अस्थाई दलीय व्यवस्था है। दलीय व्यवस्था किस एक व्यापक व्यवस्था का अंग है? तो ये दलीय व्यवस्था है राजनीतिक व्यवस्था का। शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास किस बातों का संकेतक है? तो शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं का, शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास तभी होगा जब क्षेत्रीय आकांक्षाओं का ये संकेत देगा। आंतरिक दलीय लोकतंत्र प्रयुक्त होता है। आंतरिक दलीय लोकतंत्र राजनीतिक दलों के आंतरिक चुनाव के लिए, जो आंतरिक दलीय लोकतंत्र होते हैं राजनीतिक दलों के आंतरिक चुनाव के लिए। राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता पहली बार किस वर्ष मिली? जो राजनीतिक दल होते हैं इसको संवैधानिक मान्यता पहली बार 1985 में मिली थी। भारत की दलीय व्यवस्था का एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में वर्णन किस विद्वान ने किया? भारत की जो दलीय व्यवस्था है इसका एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में वर्णन करने वाले हैं रजनी कोठारी। रजनी कोठारी। अगला है कम्युनिस्ट पार्टी के सामाजिक आधार में सम्मिलित नहीं है व्यापारी वर्ग। कम्युनिस्ट पार्टी में व्यापारी वर्ग को शामिल नहीं किया गया है। वर्तमान में जो है भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दल की संख्या 8 है, ध्यान रखिएगा। अभी वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या टोटल 8 है। टोटल 8 राजनीतिक दल है वर्तमान में। तो आज के वीडियो को यही समाप्त करते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट लाएंगे। अभी चुनाव चल रहा है और ये जो है आपका चुनाव का टॉपिक चल रहा है, तो इसको ध्यान से समझिए। सभी लोगों को धन्यवाद।